Hello, my dear students, my well-wishers, my viewers, and my dear friends. This is your own Dr. Ranjan Sinha. I welcome you all in my channel, RKS Academic Zone. It is your channel. My dear students of Standard 11th, आज मैं आपको फिर हिंदी का वो पाठ पढ़ाऊंगा जो है चलचित्र स्टैंडर्ड 11 के लिए। आपने मुझे कहा था कि जितना भी बन पड़े मुझसे मैं इसको समराइज करके आपको बता दूं। तो आज स्टैंडर्ड 11 के लिए जो ये पाठ जो लेसन जो है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो है चलचित्र, रिटन बाय सत्यजीत राय। सत्यजीत रे या सत्यजीत राय जैसे भी आप बोलो, तो एक रिनाउंड फिल्म मेकर रहे हैं, एक मतलब ख्याति प्राप्त जिसको कहा जाए निर्देशक, फिल्म मेकर ना। तो भारतीय सिने जगत के शिखर पुरुष सत्यजीत राय का जन्म सन 1921 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में हुआ और उनका शुरू से ही उनका घर जो था, मतलब उसके माता पिता दोनों ही या उनका घर परिवार ही यूं कहा जाए कला प्रेमी रहा सब लोग, यानी उनको शुरू से ही वातावरण कला का मिला, सीखने का मिला। उनके पिता सुकुमार राय बंगला के एक प्रतिभाशाली लेखक थे और उनकी मां सुप्रभा राय भी एक असाधारण गायिका थी। इस प्रकार कला प्रेम उन्हें विरासत में मिला था। सत्यजीत राय का बचपन ननिहाल भवानीपुर में बीता तथा उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी वही हुई। 1936 ईस्वी में बालीगंज गवर्नमेंट हाई स्कूल से मैट्रिक एवं प्रेसिडेंसी कॉलेज से, मतलब प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता के, वहां से उन्होंने स्नातक की परीक्षा भी उत्तीर्ण किया, यानी परीक्षा पास किया। फिर वो परीक्षा पास करके वो शांति निकेतन चले गए और शांति निकेतन में वहां रविन्द्रनाथ टैगोर से उनकी मुलाकात हुई और उनके संसर्ग में उन्होंने ललित कलाओं की शिक्षा पाई। यहीं पर उनका अनेक कलाविदों से संपर्क हुआ तथा ग्राफिक डिजाइन में भी उनकी अभिरुचि विकसित हुई। 1943 ईस्वी में शांति निकेतन से वापस आकर सत्यजीत राय ने एक ब्रिटिश एडवर्टाइजिंग एजेंसी में विजुअलाइजर की नौकरी कर ली। नौकरी के सिलसिले में लंदन प्रवास में उन्होंने संसार की अनेक महान फिल्में देखी और उनके समक्ष सिने कला की उज्जवल संभावनाएं मतलब सामने उद्घाटित हुई, यानी उनके सामने आ गए। जब वो उनके संपर्क में गए, उनसे मिले और फिर उनके मन में भी ये सिनेमा के प्रति एक प्रेम जागृत हुआ। कोलकाता में ही 1949 ईस्वी में विश्वविख्यात फ्रांसीसी सिने निर्देशक जियो रेनुआ से उनका संपर्क हुआ, जिनकी प्रेरणा और प्रोत्साहन से वे फिल्म निर्माण की दिशा में अग्रसर हुए। लंदन प्रवास के दौरान ही उन्होंने इटली के विक्टोरिया डिसिका की फिल्म बाइसाइकिल थीफ देखी थी, जिससे प्रभावित होकर उन्होंने पौथेर पांचाली का निर्माण करने का सोचा। और फिर आगे सबको पता है कि उनकी फिल्म पौथेर पांचाली के बाद वो फिर अपराजितो और ओपुर संसार नाम की जो है फिल्म उन्होंने बनाया, जो बहुत ही ख्याति प्राप्त किया। जलसाघर, देवी, तीन कन्या, अभिजन, कंचनजंगा आदि बहुत सारे ऐसे उनके फिल्म हैं जो बहुत ही मतलब ख्याति उनको मिला, उस फिल्म को उनको प्रतिष्ठा दिलाया। चारुलता ने तो दोबारा उन्हें सिने शिल्प के संसार में महानता देकर प्रतिष्ठित कर दिया। 1978 में बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में महोत्सव में वे तब तक के 3 महानतम फिल्मकारों में परिगणित हुए। 3 महानतम मतलब फिल्मकार जो थे उनके बीच में उनका नाम भी आया। अपनी इन सब अन्यतम उपलब्धियों के कारण सत्यजीत राय ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मान और पुरस्कार प्राप्त किया। उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया और फिल्म जगत के सर्वश्रेष्ठ सम्मान ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर पुरस्कार से भी उन्हें नवाजा गया। उनका निधन जो है 1992 में हो गया। ये था उनका एक छोटा मोटा बायोग्राफी, यानी जीवन के बारे में जीवनी कहा जाए। वस्तु तो उनके बारे में कहना जो है छोटी मुंह बड़ी बात है, बहुत सारा ऐसा उनके ख्याति में हिस्से हैं, लेकिन आज जो मोटा मोटी जो चीज है मैंने यहाँ आपको बता दिया। सत्यजीत राय न केवल भारतीय सिनेमा के शिखर पुरुष थे, बल्कि वे विश्व सिनेमा के महान निर्देशकों के बीच में भी अपनी एक मतलब दुर्लभ विभूति मतलब बन गए थे, यानी उनका एक नाम आ जाता था वर्ल्ड सिनेमा के अंदर। तो इसमें जाहिर सी बात है, ये जो चलचित्र जो पाठ का शीर्षक है
तो चलचित्र यानी फिल्म, सिनेमा। तो सिनेमा के बारे में सत्यजीत रे का क्या विचार रहा, क्या वो कहना चाह रहे थे, वो यहाँ पर उनके इस निबंध में हमें मिलता है, मतलब पता चलता है। उनका कहना था जैसे हम कविता लिखते हैं, जैसे हम कहानी कहते हैं, उपन्यास ये करते, उसी तरीके से चलचित्र भी एक बहुत ही प्रभावकारी हिस्सा है। वो भी हमें बहुत कुछ इस तरीके से बताता है। और एक चलचित्र, अच्छा चलचित्र का निर्माण तभी हो सकता है जब कला कुशली जितने भी हैं, जितने उसमें लोग जुड़े हुए हैं, जितने अभिनेता हैं, जो भी पार्श्व गायक या गायिकाएं हैं, जो भी उसमें हिस्सा लेते, अगर सबकी अभिरुचि समान हो और सब श्रेष्ठ अपना अपना जो कार्य जो है उसका योगदान दे, तो फिर वो चलचित्र जो है सर्वोत्तम हो सकता है। तो चलिए इसके पाठ के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। हमारी जो पाठ्य पुस्तक में संकल्पित चलचित्र शीर्षक महत्वपूर्ण निबंध के मूल लेखक भारतीय सिने जगत के शिखर पुरुष सत्यजीत रे हैं, ये हमको पता है। उन्होंने फिल्मों पर जो एक निबंध पुस्तक लिखी, उसका हिंदी अनुवाद योगेंद्र चौधरी ने चलचित्र कल और आज शीर्षक से प्रस्तुत किया, जो राजकमल प्रकाशन द्वारा प्रकाशित भी हुआ। यह निबंध उसी पुस्तक का एक अंश है। आगे समझ में, यानी उन्होंने जो फिल्म के बारे में लिखा था उनसे लेकर प्रभावित होकर सत्यजीत रे का जो निबंध था फिल्म के बारे में, चलचित्र के बारे में, तो उनका ही हिंदी अनुवाद किया था योगेंद्र चौधरी ने, जिसका शीर्षक था चलचित्र कल और आज। इस शीर्षक से यह प्रस्तुत किया गया था, जो राजकमल प्रकाशन द्वारा मतलब प्रकाशित हुआ, और उसी का एक हिस्सा है ये चलचित्र, जिसमें फिल्मी कला और तकनीक के संबंध में श्री राय के विचार व्यक्त हुए। इस निबंध में विनिर्दिष्ट तथ्यों की पुष्टि में पौथेर पांचाली फिल्म को उदाहरण दिया गया, पौथेर पांचाली के बारे में कहा गया है, बताया गया है, जिसमें कथ्य एवं तथ्य की बोधगम्यता बढ़ गई है। सत्यजीत राय के अनुसार उनका कहना था कि मुझे अगर एक कैमरा मिल जाता है और मैं किसी गली में भी खड़ा हूं, तो मैं 3 घंटे की एक फिल्म जो है मैं आराम से बना सकता हूं। यानी उनका जो विजुअलाइज करने की जो क्षमता थी, जो किसी भी चीज को देखने की जो क्षमता थी, वो बहुत ही अद्भुत था। चलचित्र शीर्षक निबंध में सत्यजीत राय ने प्रथम तो चलचित्र के शिल्प को लेकर चल रहे विवादों की चर्चा करते हुए इसे शिल्प के अंतर्गत रखा है। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना था, पहले चलचित्र के बारे में लोग ऐसा कहते थे कि कुछ कमर्शियल फिल्म होते हैं, कुछ आर्ट फिल्म होते हैं, इस तरह के फिल्मों का भी विभेद होता था। लेकिन उनका यह मानना था कि चलचित्र जो है एक मनोरंजन का एक साधन है, वो एक बहुत ही ऐसा मतलब इंसान को, समाज को अगर मानसिक रूप से बहुत ही ज्यादा मतलब क्या है सक्षम कर सकता है, ठोस विचार दे सकता है, उससे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं हमारे संस्कृति, हमारी सभ्यता के बारे में। उन्होंने पुनः इसे भाषा कहना ज्यादा सुविधाजनक स्वीकार किया। इस भाषा वस्तुतः बिंब और ध्वनि के संयोग से बनती है। उनका ऐसा मानना था कि बिंब और ध्वनि, बिंब मतलब हो गया इमेज और ध्वनि मतलब हो गया आवाज। तो चलचित्र प्रभावकारी एक साधन बना। पहले जैसे रेडियो आया तो रेडियो में हम लोग सुनते थे हियरिंग, लेकिन जब चलचित्र आया तो चलचित्र एक ऐसे माध्यम बना ना जहां लोग कनेक्ट करते थे, देखते थे, उसे पर्दे पर देखते थे, इमेज को देखते थे, बिंब को, और उसके ध्वनि को सुनते थे। कोई कह रहा है, अगर वो एक आइडियल फिगर बन जाता था तो उसको लोग ग्रहण करते थे, उसकी बात को जनमत बनाने में और हमारे जनता के बीच में एक अभिरुचि पैदा करने में जो चलचित्र का एक बहुत बड़ा योगदान है। इस भाषा पर निर्माता निर्देशक का पूर्ण अधिकार अपेक्षित है, तभी अच्छी फिल्म बन सकती है, यह सत्यजीत रे का मानना था। लेखक की दृष्टि से चलचित्र में विभिन्न शिल्प साहित्यों के क्षण अवश्य है, फिर भी यह अन्य शिल्प साहित्यों की से विलक्षण और विशिष्ट है। इसी क्रम में उन्होंने बिंब और ध्वनि का अर्थ स्पष्टीकरण किया है और उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार लेखक की विषय वस्तु और दृष्टिभंगिमा के अनुसार लेखन की श्रेणी विभाजन होता है, उसी प्रकार चलचित्र का श्रेणी विभाजन भी संभव है। उदाहरण जैसे हम उदाहरण के रूप में जैसे उपन्यास, काव्य, नाटक, जीवनी या शिक्षामूलक विवरण, ये सभी चलचित्र में रचे गए हैं। किसी उपन्यास को भी हम चलचित्र के द्वारा दर्शा सकते हैं, काव्य को दर्शा सकते हैं, किसी कथात्मक चलचित्र को भी हम लोग वहां दे सकते हैं, बता सकते हैं। तो कोई भी संबंधित जो विषय है उसको हम लोग चलचित्र के माध्यम से जनता तक, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। विद्वान ने, लेखक ने चलचित्र के निर्माण कार्य को स्थूलतः 3 पर्यायों में विभक्त कर समझाने का प्रयास किया है। उन्होंने इसे 3 पार्ट में तोड़ा है चलचित्र को बताने के लिए, और ये 3 पर्याय क्या है? चलचित्र नाट्य रचना, इन्हें सिनेरियो, किस तरीके से उसे हमें को बांधना है उसका। फिर दूसरा हो गया
चलचित्र नाट्य अनुसार विभिन्न परिवेशों का चुनाव, किस परिवेश में हम उसको मतलब शूट करेंगे, किस परिवेश को हम दिखाना चाहेंगे, और फिर निर्माण करके उन्हें परिवेशों में चरित्रों के अनुसार लोगों से अभिनय कराकर उसके तस्वीर लेना, और उसी परिवेश में हमको उस लोगों का इमेज को लेना है, उसका तस्वीर को लेना है। मतलब आजकल क्या होता है, आज हम लोग अगर कभी टीवी में कुछ देखते हैं, एक नौकर को भी देखते हैं, बहुत कीमती गहना पहना हुआ, उसके साड़ी, उसका आभूषण या वेशभूषा, पता नहीं चलता कि वो नौकर है या नौकरानी है घर की। अगर कभी देखते हैं कोई नानी भी अगर देखते हैं या दादी भी अगर चलचित्र में हम लोग देखते हैं, तो दादी भी इतनी कम उम्र की लगती है, लगता है कि दादी बुरी नहीं लगती है, चेहरे की झुर्रियां नजर नहीं आती है। यानी इन सब चीजों में अभिनय का एक कला है, जो अभिनय समझता है उनके लिए बहुत बड़ी बात है। उनकी वेशभूषा, परिवेश में, उस तरह का माहौल में उसका निर्माण करना, ये चलचित्र है। उनका कहना था कि उस परिवेश में उसको तस्वीर लेना, और इस खंड खंड रूप में ली गई तस्वीरों को चलचित्र के अनुसार क्रमबद्ध सहेजना, उसको एक साथ जो अलग 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 करके, जिसको हम पार्ट ऑफ एडिटिंग बोलते हैं, एडिटिंग, यानी उसको फिर सहेजना और उसको लेकर फिर परेशना, मतलब परोसना, सामने दिखाना लोग। तो ये था उनके अनुसार जो चलचित्र में ये 3 भाग जो है, कहां पर उसको हम शूट करेंगे, किस परिवेश में शूट करेंगे, और फिर उसको एडिट कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे। चलचित्र नाट्य के कार्य के जो अतिरिक्त अन्य सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से यंत्रों का प्रयोग होता है। हमारे कैमरा नितांत महत्वपूर्ण है, जैसे मैंने पहले भी कहा, उनका ये कहना था कि कैमरा अगर हो, कैमरा इसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्ले करता है, जिसके बिना चलचित्र की भाषा का सृजन भी नहीं होता। यानी उसमें कोई भाषा नहीं आ सकता अगर कैमरा नहीं हो। शूटिंग में कैमरे और शब्द यंत्र की सहायता से जिन विषयों और शब्दों की फिल्में ली जाती है, उन्हें उभारने के लिए प्रयोगशाला के समस्त यंत्रों की सहायता लेनी पड़ती है। उसके बाद इन शब्दों और चित्रों को सही क्रम में संयोजित किया जाता है, सजाया जाता है। अंत में पार्श्व संगीत का कार्य संपन्न होता है, और उक्त सभी कार्यों के पीछे जो रंगकर्मी होते हैं, उनमें शिल्प बोध और शिल्प विवेचन का गुण रहना आवश्यक होता है। इसके बिना श्रेष्ठ फिल्म निर्माण संभव नहीं है। यानी एक सिनेमा बनाने के लिए, चलचित्र बनाने के लिए या फिल्म बनाने के लिए इन सभी चीजों का मतलब बहुत ही जरूरत है अच्छे ढंग से, और सबको बारीकी से समझना भी उतना ही मतलब जरूरी है, महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि शॉट्स के संबंध में उनका जो उन्होंने बताया कि शॉट्स हम कहां पर लेंगे, किस एंगल से लेंगे, किस दिशा से लेंगे, और बहुत ही वो निपुण निर्देशक रहे हैं इस मामले में, सत्यजीत रे। उनको बहुत अच्छी तरीके से उनकी ये सब विषय में जानकारी थी। उसके अंतर्गत फिल्म के अंश विशेष को एक ही कोण से न दिखाकर विभिन्न दृष्टिकोणों से दिखाया जाता है। एक कोण से नहीं, कई कोणों से किस तरीके से उसको शॉट को लेंगे, और जो चलचित्र की निजी रीति है। आज की तरह के कैमरा टेक्निक्स बनाए, उस वक्त इतना प्रचलित कैमरा नहीं हुआ करता था, तो तभी उनका ये कहना था कि एक कैमरा को लेके किस एंगल से, एक कलाकार के किस एंगल से उसके फेस को, चेहरे को, उसके हाव भाव को दर्शाने की कोशिश, उसको पकड़ने की कोशिश किया जाए। इस प्रकार इस विवेचन निबंध में श्रेष्ठ निर्माता निर्देशक सत्यजीत राय के द्वारा फिल्म की कला एवं तकनीक से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की गई। यानी चलचित्र जो आज इस पाठ का विषय है, हम लोग का पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं, जो लेसन है, उसमें सत्यजीत रे ने यही बात स्पष्ट किया है कि एक चलचित्र अच्छा मतलब प्रभावकारी चलचित्र बनाने के लिए किन किन चीजों की मतलब आवश्यकता है, जरूरत है, और एक निर्देशक को, एक कला प्रेमी होने के नाते उसे वो समझना बहुत ही जरूरी है। तो ये था चलचित्र जो हमने यहाँ आपको बता दिया, इसको मैंने एक ब्रीफ में करके आपको बताया। तो सत्यजीत रे के बारे में सब कोई मतलब जानते, मतलब वर्ल्ड फेमस एक निर्देशक है वो, आप लोग ने देखा भी है कि वो मतलब एक भारतीय एसेट है, हमारे इंडिया का एक एसेट रहे हैं, खजाना रहे हैं, और उनको इसीलिए कहा जाता है कि युग पुरुष, कि जो सिनेमा के जगत में वो एक युग पुरुष रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे क्लास में, और फिर कुछ नए मतलब चैप्टर को लेके आएंगे, आपको यहाँ बताने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, फिर मिलते हैं, सी यू, थैंक यू।